हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट एंड जबरदस्त टॉपिक, वो है इंटैगोमेट्री सिस्टम, यानी कि स्किन के बारे में हम जानने वाले हैं। स्किन का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या लेयर्स स्किन में प्रेजेंट होती है, उन लेयर्स के क्या फंक्शन होते हैं, उन सभी के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटैगोमेट्री सिस्टम यानी कि स्किन के बारे में जानते हैं। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन आपके शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। स्किन आपके शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये कौन सी बात हुई, लार्जेस्ट ऑर्गन तो लीवर को कहा जाता है। बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन लीवर हमारे शरीर का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। अगर बाहरी तरफ से आप देखेंगे ना, तो सबसे लार्जेस्ट आपको आपकी स्किन ही दिखाई दे रही है। यहाँ से सर से लगाकर पांव तक जो आपकी स्किन है पूरी फैली हुई है, वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी ऑल बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो वो है स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसके कई सारे फंक्शन होते हैं। स्किन हमारे बॉडी में कई सारे फंक्शन जो है वो करती है। आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, वाटर प्रूफ बनाना स्किन को, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखना, ये सारे फंक्शन जो है आपके स्किन के होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, स्किन मैंने आपको बताया कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है आपके ह्यूमन बॉडी का, लेकिन लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की अगर हम बात करें तो वो है लीवर। लीवर क्या है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। ठीक है, अब देखो आपकी स्किन जो है आपकी पूरी बॉडी में इस तरीके से फैली हुई है। किसी जगह बहुत ज्यादा थिक है, किसी जगह बहुत ज्यादा थिन है। तो ऐसा एरिया जहां पर स्किन सबसे ज्यादा थिक होती है, और एक ऐसा एरिया है जहां पर स्किन सबसे ज्यादा थिन होती है। तो सबसे पहले एवरेज थिकनेस की अगर हम बात करें, है ना, एवरेज थिकनेस की अगर हम बात करें स्किन की कितनी होती है, थिकनेस ऑफ स्किन वो होती है 1.5, वही लिखते हैं सामने, है ना, 1.5 टू 2 mm, ये हो गई एवरेज थिकनेस। अब कौन से एरिया पर सबसे ज्यादा थीनेस्ट होती है और कौन से एरिया पर सबसे ज्यादा थीकेस्ट होती है, तो कहाँ होती है भैया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए जरा, है ना। थीनेस्ट होती है आईलिट और पेनिस वाली एरिया में, यहाँ पर इसकी जो है वो बहुत ज्यादा थीन होती है, आईलिट और पेनिस, है ना। तो यहाँ एवरेज कितनी होती है, 2 mm, है ना। लेकिन अगर हम थीकेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा थीक स्किन कहाँ होती है, पाम एरिया में, और आपके जो फुट का सोल है वहां पर। सो पाम ऑफ हैंड, पाम ऑफ, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत भी होती है ना। सोल ऑफ फुट, यहाँ आपकी स्किन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 mm थिक होती है। कितनी, 5 mm थिक। तो ऐसा एरिया जहां पर ज्यादा थिक होगी वो है पाम ऑफ हैंड एंड सॉल ऑफ फुट। ऐसा एरिया जहां थीन होती है 2 mm, आईलिड और पेनिस। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए तो अब हमें इसको भूलना नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो स्किन हमारे ह्यूमन बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसकी एवरेज थिकनेस 1.5 टू 2 mm होती है। अगर हम बात करें आपकी जो स्किन ये फैली हुई है ना पूरी, इसका एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ स्किन, है ना, स्किन के एरिया की अगर हम बात करें तो कितना होता है, एरिया ऑफ स्किन जो है वो अप्रोक्सीमेटली ये भी 1.5 टू 2 मीटर स्क्वायर होता है, 2 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये एक एवरेज एरिया होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति जैसे जल गया है, बर्न हो गया, तो उसका कौन सा एरिया जो है वो बर्न हुआ है, कितना परसेंटेज एरिया बर्न हुआ है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, है ना, कि आपकी बॉडी में स्किन कहाँ कहाँ पर कितनी परसेंट प्रेजेंट है। और जब आप जैसे किसी का मतलब स्किन बर्न हो गया है, तो आप कैलकुलेट करते हैं ना, मीजर करते हैं, मतलब
कि कितना एरिया बर्न हुआ है, कितना परसेंटेज एरिया बर्न हुआ है, तो वो कैसे मेजर किया जाता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, है ना। सबसे पहले आपको ये इतना समझ में आया इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ, आपकी स्किन जो है मल्टीपल लेयर से बनी हुई होती है, ये तो आपको पता है। और हाँ, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के वेट की अनुसार अगर हम बात करें ना, तो आपकी जो स्किन है, आपकी बॉडी वेट का 12 से 15% होती है। कितना? 12 to 15% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट। आपका जो बॉडी वेट है 70 kg है, 75 kg है, 80 kg जितना भी है, उसका अप्रोक्सीमेटली 12 to 15% जो है आपकी स्किन होती है। 12 to 15%। अगर 70 kg है तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 10%, 10 to 12% के लगभग आपकी स्किन जो है आपकी बॉडी में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ स्किन का स्ट्रक्चर, ये कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। तो स्किन कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो किसी किसी बुक में आपको 3 लेयर्स भी मिलेगी, किसी किसी बुक में आपको 2 लेयर भी मिलेगी। 3 लेयर ऑफ स्किन। तो मैं आपको तीनों लेयर के बारे में बताऊंगी ताकि कोई सा भी आपका छूटे ना, है ना। सबसे पहले हम बात करें, आपकी स्किन 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे ऊपर लेयर, फिर मिडिल लेयर और सबसे इनर लेयर, है ना। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो होती है एपिडर्मिस लेयर। कौन सी? एपिडर्मिस लेयर, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड अगर हम बात करें, दूसरी लेयर कौन सी होती है आपकी, वो है डर्मिस लेयर। कौन सी? डर्मिस लेयर। और तीसरी लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर, वो है हाइपोडर्मिस, या आप इसको सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। हाइपोडर्मिस लेयर, या इसको आप सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, लेयर भी कहते हैं। ओके, अब मैं आपको इसको डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ। अभी तीनों को एक साथ बता रही हूँ, सिंगल सिंगल भी हम पढ़ेंगे, सिंगल सिंगल में भी इनकी लेयर्स होती है। जैसे एपिडर्मिस है तो इसकी खुद की लेयर्स होगी, डर्मिस है तो इसकी खुद की लेयर्स होती है, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स से बना हुआ होता है आपकी सेल। देखिए यहाँ पर, ये है आपके स्किन की लेयर, यानी कि सबसे ऊपरी भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो है एपिडर्मिस, जो कि डेड कैरेटिनाइज्ड सेल की बनी हुई होती है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर देखिए भैया, है ना, ये दिखाई दे रही है। ये वाली जो लेयर है ना, ये है आपकी ऊपर एपिडर्मिस लेयर। ये इतनी इतनी जो है, ये है आपकी पूरी एपिडर्मिस लेयर। फिर आपकी डर्मिस लेयर शुरू हो जाती है, जहां आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं, जो आपके इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है, जो आपको यूवी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, जो आपको वाटर प्रूफ बनाती है ना, आपकी बॉडी को वाटर प्रूफ बनाती है, मॉइस्चर रखती है, यानी कि हाइड्रेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है, माइक्रोब से बचाती है। ये आपकी ऊपर वाली, हालांकि अंदर वाली लेयर सारी इसमें इंक्लूड है, बट ऊपर सबसे जो दिखाई दे रही है ना, वो डेड केराटिनाइज्ड मिलकर बनी हुई होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम फ्लैट सेल्स होती है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर की तरफ अगर हम चलेंगे, है ना, ये बाहर देखो आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं जो कि अंदर से ही आ रहे हैं। फिर अंदर की तरफ अपन चलेंगे तो ये आपके यहाँ से जो शुरू होती है, सबसे मोटी लेयर है डर्मिस लेयर, अंदर वाली लेयर। जो डर्मिस लेयर है ना, इस लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ये एवेस्क्युलर होता है ना। इसको ब्लड सप्लाई नीचे से होता है, जो नीचे वाली लेयर होती है ना उससे। फिर सबसे नीचे होती है हाइपोडर्मिस लेयर, ये इतनी इतनी, है ना, जिसको आप फेट लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं जो कि इंसुलेटर का काम करते हैं, आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है बाहर, या यूं मान को चलो, जैसे ज्यादा जो मोटे लोग होते हैं ना, उनको अक्सर ठंड कम लगती है, क्योंकि उनके अंदर ये जो है ना सबक्यूटेनियस लेयर, वो उनको क्या प्रोवाइड करवाती है? हीट प्रोवाइड करवाती है ना, ये एनर्जी को भी स्टोर करके रखती है, एक नेचुरल इंसुलेटर की तरह काम करती है। ठीक है, तो चलिए इतना समझ में आया। अब ये जो यहाँ पर बताया हुआ है ना डिटेल, ये डिटेल आपको इसका बताया हुआ है एपिडर्मिस लेयर का, जो कि आगे जाकर हम आपको बताने वाले हैं। तो एपिडर्मिस लेयर जो है वो फिर से फर्दर लेयर में
कन्वर्टेड है, मतलब कि बनी हुई होती है बहुत सारी लेयर से। तो एक एक करके मैं आपको सभी के बारे में बताती हूँ, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस लेयर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है आपको, वैसा पीछे वाला डायग्राम ज्यादा अच्छा था, उसको भी बता दूंगी एक बार। सो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहर की तरफ जो दिख रही है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसका काम होता है, या सबसे पहले बताती हूँ, ये कंसिस्ट होती है किसकी, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड, मतलब कि किससे मिलकर बनी हुई होती है, स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइज्ड स्क्वैमस इपिथेलियम, स्क्वैमस इपिथेलियम। अब इपिथेलियम मैंने आपको बताया है, इपिथेलियम टिश्यू पूरा अच्छे से पढ़ाया है, इसमें सिंपल भी होता है, स्ट्रैटिफाइड भी होता है। तो स्ट्रैटिफाइड मतलब कि वो मल्टीपल लेयर्स या मल्टीपल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। कैरेटिनाइज जिसमें कैरेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवा रही है, डेड सेल्स इसमें होती है, जो मतलब वाटर लॉस से भी बचाती है आपकी स्किन को, वाटर प्रूफ भी बनाती है। तो ये आपके कैरेटिनाइज कैरेटीन के कारण हो रहा है। तो कैरेटीन आपकी स्किन में है, जैसे नेल में है, आपके हेयर में है ना। और स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको एपिथेलियम बताया था कि क्यूबॉइडल भी होता है, कॉलमनार भी होता है, फ्लेट भी होता है। तो ये इस तरीके से जो फ्लेट सेल्स है ना, ये कॉलम से, ये आपके क्यूब से, तो इस तरीके से आपकी एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ये है आपकी फ्लेट सेल्स, जिसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। तो स्किन जो है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, मतलब एपिडर्मिस लेयर सबसे ऊपर वाली, स्ट्रैटिफाइड कैरेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। समझ में आया इतना आपको? उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये है आपकी एपिडर्मिस लेयर्स, ठीक है, इतनी वाली एपिडर्मिस। इधर से अगर आप हिस्टोलॉजी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको। तो एपिडर्मिस लेयर आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, किससे मिलकर बनी हुई होती है वो मैंने आपको बता दी। अब देखो, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, नो ब्लड वेसल्स इन एपिडर्मिस लेयर्स, एंड नर्व एंडिंग भी इसमें नहीं होती है, एंड नर्व एंडिंग भी नहीं होती है। तो मैम अगर इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगी तो हमारी सेल्स जो है इसको कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा, कैसे ऑक्सीजन मिलेगा? देखो सबसे पहली बात, मैंने आपको बताया कि ये डेड सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये डेड सेल है, इसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई हो ही नहीं रहा है ना, ये रेगुलरली शेड हो रही है, इसमें न्यूक्लियस वगैरह सारी चीजें होती है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे सबसे नीचे वाली लेयर, मैंने कहा कि ये मल्टीपल लेयर से मिलकर बनी हुई थी। सो सबसे जो ऊपर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, और इसी एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर है, तो नीचे वाली लेयर न्यू सेल्स को बना रही है, इसके पास डर्मिस लेयर से ब्लड वेसल्स के थ्रू न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सब आ रहा है, लेकिन ये ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है। और ये जो लेयर है, ये सेल्स को बना रही है, न्यू स्किन सेल्स को बना रही है, लेकिन ये सेल्स जब ऊपर तक जाती है ना, तो सब लॉस हो जाता है ना, तो ऊपर डेड सेल्स होती है। समझ में आया ना इतना आपको? चलो अब मैं आपको क्या बता रही थी, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, नर्व एंडिंग नहीं होती है, लेकिन इसके पास में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सेंसेशन सब आता है, वो आता है आपकी डर्मिस लेयर से। ठीक है, डर्मिस लेयर से आता है, लेकिन जब सबसे ऊपर वाली सेल्स है ना, वहां तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, वो नीचे ही रह जाता है। नो ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स इन एपिडर्मिस लेयर। अब ये जो लेयर है ना, ये फर्दर जो है बहुत सारी सेल से और लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी सेल बताती हूँ, ये कौन कौन सी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन सी सेल्स, ये 4 मेजर सेल से मिलकर बनी हुई होती है, कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर सेल्स, है ना। कौन कौन सी सेल्स, देखो मैंने इधर शायद डायग्राम में आपको बताया हुआ होगा, एक मिनट देखते हैं। हम्म, कुछ कुछ यहाँ पर है, जैसे कि एक तो ये है मार्कल सेल, है ना, एक यहाँ पर है कैरेटिनोसाइट सेल्स, ये है आपके, और क्या दिया हुआ है, कैरेटिनोसाइट्स तो हो गई,
मेलेनोसाइट्स, है ना। और एक और इसमें नहीं दिया हुआ है, वो है आपकी लैंगरहैंस सेल्स, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो इन चारों सेल्स को मैं यहाँ आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी है डायग्राम में, यहाँ देख लिया। डर्मिस लेयर, ये वाली जो है ऊपर वाली, इसी को अगर आप देखते हैं तो ये फर्दर क्लासिफाइड करते हैं तो ये इतनी लेयर्स जो है इसकी होती है। और ये जो लेयर्स है वो इन सेल से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कि कौन से लेयर में कौन सी सेल है वो आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो पहले मैं सेल बता देती हूँ, फिर इन लेयर्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करें हम, ऊपर आपको डेड कैरेटिनोसाइट्स जो है वो मिलती है। देखो कैरेटिनोसाइट्स जो कि आपके एपिडर्मिस लेयर की गई 90% सेल्स होती है। 90% कैरेटिनोसाइट ही होती है एपिडर्मिस लेयर की, जो कि कैरेटीन प्रोड्यूस करती है। और कैरेटीन का काम होता है आपकी स्किन को हार्ड बनाना और स्किन को वाटरप्रूफ बनाना। फिर आता है मेलेनोसाइट। तो मेलेनोसाइट का काम क्या है आप सभी को पता है, बहुत बार पहले भी हम आपको बता चुके हैं। मेलेनोसाइट जो कि 8% होती है आपके एपिडर्मिस लेयर की, है ना। 8% आपके मेलेनोसाइट्स होती है, जो कि मेलेनिन को प्रोड्यूस करती है। और मेलेनिन का काम होता है विच गिव स्किन इट्स कलर, ये स्किन को अपना कलर देती है। तो मेलेनिन अगर ज्यादा होगा तो स्किन का कलर कैसा होगा? मेलेनिन अगर ज्यादा है तो स्किन का कलर आपको डार्क देखने को मिलेगा। मेलेनिन अगर कम है तो स्किन का कलर फेयर होगा। इसीलिए जो फेयर कलर वाले होते हैं ना, उसको स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है यूवी से, यूवी रेडिएशन से। तो सनस्क्रीन हमेशा लगाए रखना है। यहाँ नेचुरल सनस्क्रीन जो है मिल रहा है, जिनके पास मेलेनिन ज्यादा है ना, वो खुद ही उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेती है, स्किन को प्रोटेक्ट कर लेती है। हाँ, थोड़ा बहुत लगाएं तो अच्छी बात है, वरना उनमें मेलेनिन ज्यादा है, उनका कलर डार्क है, तो वो यूवी रेडिएशन से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन फेयर कलर वाले को ज्यादा जरूरत होती है सनस्क्रीन लगा के रखना है, मतलब, है ना, क्योंकि उनमें मेलेनिन कम होता है। तो ये स्किन को कलर दे रही है। उसके अलावा स्किन के कलर में मतलब जीन्स का भी इफेक्ट होता है। उसके अलावा जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसी में कम होता है तो स्किन कैसी पैल पैल से दिखती है। हीमोग्लोबिन अच्छा है तो रेड रेड चमकते हुए गाल जो है वो दिखाई देते हैं, है ना। अब हम बात करें लैंगरहैंस सेल्स की, तो इसमें लैंगरहैंस सेल्स भी होती है जो यहाँ पर दी नहीं हुई है, लेकिन इसके अंदर होती है। लैंगरहैंस सेल्स का काम होता है, ये आपको रोड नहीं, रेड बॉर्न मेरो से मिलती है। और इसका काम इम्यून रिस्पॉन्स में होता है, जो कि आपकी स्किन को माइक्रोब से प्रोटेक्ट करती है। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब कि ये जो लैंगरहैंस सेल्स है, जैसे सपोज दैट ये लैंगरहैंस सेल्स है आपकी, है ना, लैंगरहैंस सेल्स, एलएस लिख दिया भैया, है ना, ये है मान लो लैंगरहैंस सेल। तो इसका काम होता है कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आई, एज अ मैक्रोफेज की तरह काम करती है, जैसे आपकी मोनोसाइट्स होती है ना। तो मैक्रोफेज क्या करेगी, जो पैथोजन आया है उसको इनगल्फ करेगी। तो ये लैंगरहैंस उसको इनगल्फ करती है। और जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है ना, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है डर्मिस लेयर में, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स होती है। तो ये लिम्फेटिक वेसल से लिम्फॉइड टिश्यू में लेकर जाता है। और लिम्फॉइड टिश्यू में क्या होता है आपको पता है ना, लिम्फोसाइट्स होती है। ये लिम्फोसाइट्स के आगे ले जाकर उस एंटीजन को छोड़ देती है कि लो भैया लगा दो इसका काम। तो लिम्फॉइड टिश्यू में जब लेकर उसको छोड़ेगी तो वहां पर टी लिम्फोसाइट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन वहां पर होता है और उस पैथोजेंस को किल किया जाता है। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है, आपके बॉडी को बचाती है पैथोजन से। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट मार्कल सेल्स। ये जो दिखाई दे रही है ना आपको मार्कल सेल्स, ये वाली, ये मार्कल सेल्स जो कि सबसे लास्ट वाली लेयर में होती है, जो कि मैं बेसल लेयर आपको बताऊंगी उसमें। इस मार्कल सेल का काम होता है सेंसेशन को रिसीव करना, जैसे टच का सेंसेशन है, पेन का सेंसेशन है, इनके सेंसेशन को रिसीव करना, टेम्परेचर का सेंसेशन है। ऑल्सो सेंसेशन में आपकी अदर सेल्स भी इन्वॉल्व होती है, जो कि डर्मिस लेयर में होती है। लेकिन मार्कल सेल्स भी आपको थोड़ा बहुत सेंसेशन देती है, जो नीचे से सेंसेशन आ रहा है ना उसको भी रिसीव करती है। मतलब सेंसेशन का मतलब जैसे कि टच को महसूस करना, गर्म है तो उसको महसूस कराना, ठंडा है तो उसका महसूस कराना आपको कि भैया ये बहुत ज्यादा ठंडा है। तो कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी डर्मिस लेयर में। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो मतलब जैसे आपको बहुत ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है, महसूस हो रही है, या गर्मी महसूस हो रही है, तो उसका जो सेंसेशन है
या फिर आपने कोई भी गर्म चीज को छुआ है, तो उसका सेंसेशन जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसके थ्रू सेंसरी न्यूरॉन से फिर स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और ब्रेन फिर उसके लिए रिस्पॉन्स देता है कि आपको तुरंत वहां से उंगली हटाना है क्योंकि वो गर्म है ना। तो ये रिस्पॉन्स आपके ब्रेन से आ रहा है, लेकिन पहुंचा कौन रहा है? सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। सो मार्कल सेल्स जो है वो भी सेंसेशन को रिसीव करती है, टच का सेंसेशन, पेन का सेंसेशन आदि। तो ये हो गई आपकी सारी सेल्स जो कि हमें इन इन लेयर्स में देखने को मिलेगी। अब इन लेयर्स के बारे में बताती हूँ। सेल्स तो मैंने आपको बता दी, लेयर्स यहाँ पर बताती हूँ कितने टाइप्स की लेयर से आपकी एपिडर्मिस लेयर बनी हुई होती है। इसकी 5 सब लेयर्स होती है। ये 5 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है एपिडर्मिस लेयर, जो ऊपर वाली लेयर है। इसमें भी सबसे ऊपर वाली होगी और एक सबसे नीचे वाली होगी, बीच में आपकी 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे ऊपर की अगर हम बात करें पूरी स्किन की, तो एपिडर्मिस लेयर की 5 लेयर होती है, जिसमें सबसे ऊपर जो दिखाई दे रही है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम, और सबसे नीचे वाली है स्ट्रैटम बेसले जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम नाम से समझ में आ रहा है, जर्म लेयर है ना, जो अभी अभी जन्म लिया है। मतलब ऐसे ही बता रही हूँ, नाम याद मत रख लेना भैया कि मैडम ने बताया जर्मिनेटिव मतलब अभी अभी जन्म लिया, याद रखने के हिसाब से बता रही हूँ। तो स्ट्रैटम बेसिले सबसे जर्मिनेटिव या नीचे वाली लेयर होती है। ऊपर वाले से बात करते हैं, स्ट्रैटम कोर्नियम सबसे अपर मोस्ट लेयर आपके एपिडर्मिस की, जो कि डेड केरेटिनाइज्ड सेल से मिलकर बनी हुई होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेड केरेटिनाइज्ड सेल से मिलकर बनी हुई होती है। प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट वाटर लॉस एंड माइक्रोब्स, यूवी प्रोटेक्ट। शायद आपको सही से क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, एक मिनट, अब दिखाई दे रहा होगा, चलिए ठीक है, ओके। हाँ, तो कहाँ बात कर रहे थे हम? डेड केरेटिनाइज सेल्स जो कि बेरियर अगेंस्ट वाटर लॉस एंड माइक्रोब से, यूवी से, इन सभी चीजों से आपको प्रोटेक्ट करती है। बॉडी से वाटर लॉस ना हो, यूवी से प्रोटेक्शंस करना, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शंस करना, माइक्रोब से प्रोटेक्शन करना, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट बाहर की तरफ है जिसको इन्वायरमेंट में रहना है, तो सभी चीजों से बचकर रहना पड़ेगा। फिर आता है स्ट्रैटम ल्यूसिडियम। देखो साथ साथ में इमेज में आपको यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे ऊपर वाले मैंने आपको बताया स्ट्रैटम कॉर्नियम, जिसमें डेड सेल्स होती है फिल्ड विद कैरेटिन, जिसमें न्यूक्लियस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये अपने न्यूक्लियस को लॉस कर चुकी है। फिर दूसरी आती है ल्यूसिडियम, ये रही भैया आपकी ल्यूसिडियम सेकंड वाली। ये ल्यूसिडियम जो कि थिक एरियाज पर होती है, जैसे पाम आपके हथेली पर, फुट के सोल पर, वहां आपको मिलेगी ल्यूसिडियम। फिर आपको ग्रैन्यूलोसम जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये रहे भैया जिनको हम लैमिलर ग्रैन्यूल्स कहते हैं। इन सेल्स में आपको ये छोटे छोटे कैरेटीन और लिपिड के ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये मिडिल लेयर होती है आपकी। फिर आती है स्ट्रैटम स्पाइनोजम। तो स्पाइनोजम में ये जो आपको दिखाई दे रही है, स्पाइनोजम कंटेन कैरेटिनोसाइट ऑल्सो लैंगरहैंस सेल्स, जो कि यहाँ नहीं दी हुई है। इसमें लैंगरहैंस सेल्स होती है, कैरेटिनोसाइट्स होती है जो कैरेटीन का प्रोडक्शन करती है, और जो आपकी लैंगरहैंस है उसका काम मैंने आपको बताया इम्यून रिस्पॉन्स देना, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेशन का काम आपकी लैंगरहैंस सेल्स करती है। लास्ट वाली आती है स्ट्रैटम बेसले, जिसको जर्मिनेटिवम भी कहा जाता है। ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये सबसे नीचे वाली लेयर है स्ट्रैटम बेसले, जिसमें आपकी मार्कल सेल्स भी है, मेलेनोसाइट्स भी है, ये सारे आपको दिखाई देने। फिर इससे नीचे आपकी डर्मिस आ जाएगी, तो डर्मिस से जस्ट ऊपर वाले। अब इसके तो वारे न्यारे हो गई भैया बेसले के, क्योंकि ये जस्ट डर्मिस लेयर के पास में है। और आपको पता है डर्मिस लेयर के पास तो ब्लड वेसल्स भी है, लिम्फेटिक वेसल्स भी है, नर्व एंडिंग्स भी है, एयर फॉलिकल, सेंसरी रिसेप्टर्स, और न जाने क्या क्या चीजें हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स है, ये सारी चीजें होती है। तो भैया जो पूरी भरी है उसके पास में आपकी बेसल है, तो बेसले को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, बेसले को ऑक्सीजन भी मिलेगा। अब सब इसको मिल रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा कि भैया तुझे सब मिल रहा है, तो तुझे ही सेल बनानी है, तुझे ही मेलानिन का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि इसके पास मेलेनोसाइट है ना। तो मेलेनोसाइट मेलेनिन का प्रोडक्शन करेगी, कंटेन मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस मेलेनिन फॉर पिगमेंटेशन। बेसल सेल्स प्रोड्यूस न्यू स्किन सेल्स, है ना। इसके अलावा मार्कल सेल्स भी होती है जो कि सेंसेशन को रिसीव करती है, क्योंकि जस्ट डर्मिस लेयर के पास में है।
उसके अलावा यहाँ पर मैंने और क्या बताया आपको, मार्कल सेल्स जो कि सेंसेशन रिसीव कर रही है, मेलेनोसाइट्स मेलेनिन प्रोड्यूस कर रही है, और ये जो बेसले सेल्स होती है ये स्किन न्यू स्किन सेल्स को बनाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि न्यू स्किन सेल्स बनकर ऊपर जाती है, तो ये अपने न्यूक्लियस को लॉस कर देती है, न्यूट्रिशन भी इसको पूरा नहीं मिल पाता है ऊपर जाते जाते, है ना। तो ये डेड सेल्स होती है, लेकिन बनाता कौन है इन सेल्स को, स्किन सेल्स को? वो आपका स्टैटम बेसले यानी कि जर्मिनेटिवम बनाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, है ना। तो एपिडर्मिस लेयर की लेयर समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ अगली जो आती है आपकी, वो है डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस क्लियर है। डर्मिस लेयर जो कि सेकंड इनर लेयर भी आप इसको कह सकते हैं, है ना। यहाँ इमेज में देखना इस तरीके से आपकी दिखती है। ये बहुत ही मतलब चीजों से भरी हुई होती है। सो ये है आपकी सेकंड इनर लेयर, है ना। इनर लेयर लिख लेना, सेकंड है जो कि थोड़ी सी इनर होती है आपकी एपिडर्मिस से, या डीपर भी लिख सकते हैं इनर की जगह, सेकंड डीपर लेयर, है ना। डीपर लेयर ऑफ स्किन जो कि किसकी बनी हुई होती है, जैसे कि हमने आपको बताया कि डर्मिस लेयर जो है वो किससे मिलकर बनी हुई थी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। वैसे ही आपकी जो डर्मिस लेयर है एपिडर्मिस, उससे मिलकर बनी हुई है कैराटिनाइज स्क्वेमस से। तो डर्मिस लेयर किससे मिलकर बनी हुई होती है? कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनती है ना। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है, कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, है ना। नर्व एंडिंग शॉर्ट में लिख रही हूँ, नर्व एंडिंग। इसके अलावा इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी होती है ना, जो कि आपके बॉडी में जो पसीना बन रहा है उसको बनाती है। सीबेशियस ग्लैंड होती है, सीबेशियस ग्लैंड जो है वो ऑयल को सिक्रीट कर रही है, जो आपकी स्किन पर चिपचिपा पदार्थ जो है उसको बना रही है, ये आपके पसीने को बना रही है ना। उसके अलावा इसमें हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स मतलब रूट ऑफ हेयर, हेयर का जो रूट है वह। बाकी ऊपर आपको जो हेयर शाफ्ट दिखाई दे रहा है ये बाहर निकला हुआ, वो है हेयर शाफ्ट, और नीचे वाला है ट्यूबुलर, जो है मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है हेयर्स का। वो जो आपकी एपिडर्मिस लेयर है ना, उसी का इन्वेजिनेशन है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, और वो है आपका हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ हेयर। तो ये है रूट ऑफ हेयर। ये सारी चीजें आपके किसके अंदर प्रेजेंट होती है? डर्मिस लेयर के अंदर। और डर्मिस लेयर में कोलेजन एंड इलास्टिन भी होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो कि नर्व एंडिंग मैंने आपको लिख ही दिया है ना। ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, या फिर कंटेंट यहीं पर लिख लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ या कंटेंट कोलेजन एंड इलास्टी फाइबर्स। ठीक है, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोलेजन है। तो कोलेजन आपकी बॉडी को मतलब एकदम स्किन को यंग दिखाता है, बॉडी नहीं स्किन को यंग दिखा देता है ना, मतलब कि स्ट्रांग बनाता है आपके स्किन को। जैसे 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 एज जो है वो घटती जाती है, कोलेजन डिक्रीज होता जाता है, और जिन लोगों में कोलेजन कम रहता है ना, उनकी स्किन लूज रहती है, एकदम टाइट स्किन, यानी कि कोलेजन आपका अच्छा है। फिर इलास्टिन फाइबर नाम से समझ में आ रहा है, जो कि स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे आप स्किन को खींच रहे हैं, है ना, ये कान को खींच रहे हैं, यहाँ इलास्टिसिटी है देखो। कभी कभी जैसे मोटे मोटे जो एयरिंग्स पहनते हैं लेडीज, तो उनका जो कान है वो जो कान के यहाँ पर जो छेद होता है वो काफी बड़ा हो जाता है ना, तो ये इलास्टिसिटी के कारण, तो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं उसमें। चलिए, तो इतना समझ में आया आपको डर्मिस लेयर के बारे में। अब ये जो डर्मिस लेयर है ना, इसकी फिर से सब लेयर्स होती है, तो कौन कौन सी, जो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, है ना। दो लेयर्स होती है इसमें, इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सारी, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। तो सबसे पहले मैं दो लेयर्स के बारे में बता देती हूँ, इसमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, जो फर्स्ट वाली थी उसमें दिखाई दे रही थी, जिसको मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, है ना। तो सबसे ऊपर जो लेयर होती है ना, वो होती है सुपरफिशियल
पैपिलरी लेयर, अब भैया जगह ही नहीं है, पैपिलरी लेयर है ना। और फिर आती है आपकी डीप रेटिक्यूलर लेयर, डीप रेटिकुलर लेयर पहले मैं आपको लिख देती हूँ, उसके बाद में फिर उस डायग्राम में ले जाकर आपको समझाना पड़ेगा। तो सुपरफिशियली पेपिलरी लेयर जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, किससे? लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। और ये आपकी बनी हुई होती है भाई साहब डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो ऊपर होती है आपकी सुपरफिशियली पेपिलरी लेयर, नीचे होती है रेटिक्यूलर लेयर। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। और ये सेंसरी रिसेप्टर क्या करते हैं? रिसीव सेंसेशन, ये सेंसेशन को रिसीव करते हैं। किस चीज का सेंसेशन? जैसे कि टच का सेंसेशन, टेम्परेचर गर्म है या फिर ठंडा है उसका सेंसेशन देना, है ना। उसके अलावा आपको जैसे टच का सेंसेशन है, पेन का सेंसेशन है, कहीं इंजरी हो गई है, दर्द हो रहा है, तो उसका सेंसेशन, इन सभी का सेंसेशन जो है आपके सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो रिसीव करते हैं। फिर आता है आपके डीप रेटिकुलर लेयर। तो डीप रेटिकुलर लेयर में क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, इसके अंदर सेंसरी सॉरी सिबेशियस ग्लैंड होती है, सिबेशियस ग्लैंड होती है, और स्वेट ग्लैंड होती है। इसके अलावा रिसेप्टर्स इसमें होते हैं डीप प्रेशर रिसेप्टर्स, जो कि डीप प्रेशर को महसूस करवाते हैं। डीप प्रेशर रिसेप्टर, ये जो डीप प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो आपको पता है मतलब जैसे बॉडी बहुत ज्यादा पेन हो रही है, या फिर कभी आपने देखा हो तो इस तरीके से आप करते हैं एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं। या फिर यूं समझो कि बॉडी की मसाज करवाइए, मसाज करवाने के बाद कितने ज्यादा रिलैक्स होते हैं ना, तो वो डीप प्रेशर है, जो रिलैक्स हो रहे हैं ना वो डीप प्रेशर रिसेप्टर्स के कारण हो रहे हैं। चलिए, तो इतना समझ में आया। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ डीप कौन सा है और सुपरफिशियल कौन सा है। इमेज में होगा तो दिख जाएगा, आई थिंक इसमें होना चाहिए। चलिए, मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं है भैया, चलिए अगले चलते हैं हम। इमेज तो था भैया, कहाँ गया? आगे होगा, आगे बता दूंगी, है ना। अभी फिलहाल इतना समझ लो। तो ये हो गया आपकी डर्मिस लेयर के बारे में। डर्मिस लेयर के बारे में इतना समझ लो। एक एक करके मैं सारी चीजें समझाऊंगी। डर्मिस लेयर की सिबेशियस ग्लैंड बताऊंगी आपको, स्वेट ग्लैंड के बारे में भी बताऊंगी, हेयर फॉलिकल्स के बारे में भी बताऊंगी, नेल्स के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा हाइपोडर्मिस लेयर के बारे में बता दूं, ताकि ये लेयर्स खत्म हो और हम लास्ट में फिर आपकी डर्मिस लेयर के जितने भी आपके एक्स्ट्रा, जिनको आप कह सकते हैं अपेंडिजेस, है ना, अपेंडिजेस जो है उनको समझ लेते हैं स्किन के। तो हाइपोडर्मिस की अगर हम बात करें तो हाइपोडर्मिस सबसे इनर लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर। किसी किसी बुक में आपको अगर दो लेयर देखने को मिलेगी ना, तो उसमें हाइपोडर्मिस लेयर नहीं दिखाया हुआ है। ये है सबक्यूटेनियस और फेटी लेयर्स, इसको आपके डर्मिस में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इनर मोस्ट लेयर होती है ये, जिसको आप सबक्यूटेनियस या फैटी लेयर भी कहते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करवाती है? इंसुलेशन, इंसुलेशन प्रोवाइड करवाती है ना। इंसुलेशन एंड कुशिंग, यानी कि शॉक से बचाना, शॉक एब्जॉर्प्शन, आपकी बॉडी में जो शॉक लग रहा है ताकि आपके इंटरनल ऑर्गन जो है वो प्रोटेक्ट रहे। इंसुलेशन यानी कि एक नेचुरल इंसुलेटर की तरह काम करता है। जब बहुत ज्यादा जैसे गर्मी लग रही है या बहुत ज्यादा ठंड लग रही है बाहर, तो ये अंदर जो है हीट को लूज नहीं होने देती है, हीट को प्रिवेंट करके रखती है। कि जब बाहर ज्यादा ठंड है तो ये क्या करती है, जो अंदर की हीट है ना उससे आपकी बॉडी को गर्म करती है। ठीक है। और जो वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स, वो भी काम करती है इसमें, जब आपको बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी होती है। जैसे ये ब्लड वेसल्स है,
तो ब्लड वेसल्स जब जैसे बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, कोल्ड है ना, तो ये ब्लड वेसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रिक्ट हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है ना वो तेज हो जाएगा, और जब तेज होगा ना तो अंदर से गर्मी बनी रहेगी। फिर इसी प्रकार गर्मी में भी होता है, जैसे कि है ना, हीट बहुत ज्यादा है ना, हीट बहुत ज्यादा है तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ये होता है इसमें ब्लड वेसल्स में। तो ये डायलेट हो जाएगी तो ब्लड का जो फ्लो है ना वो धीरे धीरे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे हो जाएगा ताकि ज्यादा हीट ना हो। ठीक। तो ये इस तरीके से वैसो कंस्ट्रक्शन और वैसो डायलेशन भी आपके वेसल्स में होता है जब हीट या कोल्ड होता है। हाँ, तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है, क्रशिंग प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स होती है, कंटेन लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स इसके अंदर होती है हाइपोडर्मिस लेयर में। समझ में आया सभी को, क्लियर है? तो बॉडी की हीट को रिटेन करके रखती है ये, क्योंकि इसमें फैट ज्यादा होती है, एडिपोज टिश्यू होते हैं ना, लिखा है या नहीं लिखा मैंने, तो ये आपकी कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट ऑफ एडिपोज टिश्यू, यानी कि फैट सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो फैट सेल्स क्या काम करेंगे, एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करके भी रखती है। ठीक है, ये हो गई हाइपोडर्मिस लेयर। अब मैं आपको बताती हूँ ना एक एक करके आपके जितने भी एडिशनल स्किन स्ट्रक्चर है, या यूं कहें आप कि आपकी जो डर्मिस लेयर होती है, और डर्मिस लेयर के अंदर जो जो चीजें मैंने आपको बताई है ना उन्हीं को बताने वाली हूँ। जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी स्वेट ग्लैंड, है ना, स्वेट ग्लैंड बताऊंगी, जो कि थर्मो रेगुलेशन का काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रही है। स्वेट ग्लैंड प्रोडक्शन कर रही है पसीने का, जिससे आपके एक्सक्रीशन भी हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट का, टॉक्सिन्स का, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। फिर आती है सीबेशियस ग्लैंड, जो कि सीबम यानी कि ऑयल, जो कि आपकी स्किन पर ऑयल आपको देखने को मिलता है कि भैया सुबह सुबह उठकर देखिए बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो जाती है, किसी की नहीं भी होती जिसमें ऑयल प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन किसी में ज्यादा होता है, उनमें एक्नी ज्यादा देखने को मिलती है, एक्नी पिंपल्स हो जाती है कि भैया ऑयली स्किन है उसकी वजह से परेशान हो गए हैं, एक्नी बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो सीबेशियस ग्लैंड आपका सिक्रेट करती है ऑयल, है ना, जिसको हम सीबम कहते हैं। टू कीप द स्किन को मॉइस्चराइज भी रखती है, जैसे आप ऊपर से आपकी स्किन जब ड्राई होती है तो ऊपर से मॉइस्चराइज लगाते हैं आप, मॉइस्चराइज रखना स्किन को बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि हाइड्रेशन देना स्किन को। तो मॉइस्चराइज ये आपके एक नेचुरल मॉइस्चराइजेशन की तरह काम कर रहा है ऑयली स्किन वाले के लिए। फिर हम बताते हैं हेयर फॉलिकल्स। तो हेयर फॉलिकल्स ये सारी चीजें आपकी डर्मिस लेयर में ही देखने को मिलेगी, आपकी डर्मिस में, है ना। बस जो ब्लड वेसल्स होती है वो आपकी सब क्यूटेनियस में होती है, सब क्यूटेनियस डर्मिस में भी होती है, लेकिन सब क्यूटेनियस में ज्यादा होती है, रिच अमाउंट में होती है ना। तो ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स दोनों ही होती है। और ब्लड वेसल्स का काम मैंने आपको बताया ये थर्मो रेगुलेशन में भी होता है, ये आपके टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती है। ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाती है आपकी सेल्स को, एपिडर्मिस वाली लेयर्स को, है ना। तो ये आपके ब्लड वेसल्स का काम होता है। इसमें लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है जो सबक्यूटेनियस लेयर है ना, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स सबक्यूटेनियस लेयर में, सबक्यूटेनियस लेयर जिसको आप हाइपोडर्मिस कह रहे हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है। और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर क्या होता है आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको लैंगरहैंस सेल्स बताया कि मैक्रोफेज आए, लिम्फॉइड टिश्यू को ले जाकर दिए तो उसने उसको खत्म कर दिया, है ना। तो माइक्रोब्स को किल करने के लिए, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फोइड टिश्यू में लिम्फोसाइट्स होती है, तो ये माइक्रोब्स को किल करता है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। तो चलिए लास्ट था नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग जो कि टच को, टेम्परेचर को, पेन को, इन सबको डिटेक्ट करता है, यानी कि सेंसेशन। अब मैं एक एक करके इन सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले कौन सा आता है भैया, देखते हैं, हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स में देखो दो चीजें होती है। हेयर फॉलिकल्स के बारे में जानते हैं। मिनी ऑर्गन लोकेटेड इन द डर्मिस एंड एपिडर्मिस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हेयर, यानी कि बाहर जो निकल रही है ना वो एपिडर्मिस से निकल रहा है, मतलब कि स्किन का, सॉरी,
हेयर का जो शार्प पार्ट है वो आपके एपिडर्मिस से बाहर निकल रहा है ना, ऊपर की ओर आपको देखने को मिलेगा। और नीचे जो है रूट वाला एरिया जो है वो डर्मिस में देखने को मिल रहा है ना। तो इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे हेयर का तो ये देखो, इमेज के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो है इसका शाफ्ट यानी कि हेयर शाफ्ट, और एक है हेयर फॉलिकल्स, या फिर आप इसको फॉलिकल्स ट्यूब भी कह सकते हैं, है ना। हेयर फॉलिकल की जगह फॉलिकल ट्यूब लिखो, फॉलिकल ट्यूब, है ना, जो कि आपकी एपिडर्मिस का ही इन्वेजिनेशन होता है। ये दिखाई दे रहा है ना बाहर, शाफ्ट जो हमारे हेयर बाहर निकले हुए हैं ये दिखाई दे रहे हैं, ये है हेयर का शाफ्ट। और अंदर की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये है रूट ऑफ हेयर, है ना। ये हेयर का रूट है जो यहाँ से ही निकल कर आ रहे हैं। अब ये पूरा है हेयर फॉलिकल्स। इस हेयर फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, तो स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक है शाफ्ट एक है रूट, ये तो बाहर निकल गया। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे ना तो इसमें एक बल्ब होता है ना, बल्ब इन फॉलिकल्स, बल्ब नहीं है ये बल्ब है, बल्ब है ना। तो इस बल्ब के अंदर क्या होती है, सेल्स होती है जिसको हम मैट्रिक सेल्स कहते हैं, जिनको हम मैट्रिक सेल्स कहते हैं। और ये मैट्रिक सेल्स न्यू हेयर्स का फॉर्मेशन करती है, न्यू हेयर का फॉर्मेशन करती है ना। तो ये जो बल्ब है वो बल्ब क्या होता है, कंसिस्ट होता है आपकी डिवाइडिंग सेल से, जिसको मैंने मैट्रिक सेल्स कहा। तो यहाँ पर क्लस्टर्स ऑफ मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है बल्ब के अंदर, जो कि न्यू हेयर का फॉर्मेशन करती है ना। ये रहा बल्ब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, राउंडेड इस तरीके से। फिर इस बल्ब का जो बेस है आपको यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये बेस वाला एरिया, इसको हम कहते हैं डर्मल पेपिला। इस डर्मल पेपिला में आपको देखो यहाँ से दिखाई दे रही है ब्लड वेसल्स आती हुई। तो इसमें ब्लड वेसल्स होती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है ना, इज रिच इन ब्लड वेसल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, rich in blood vessels and provide nutrient। तो इसका जो बेस है, बल्ब का बेस टर्मल पेपिला, बल्ब जो है वो एक यहाँ पर आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, लोअर साइड में आपके शाफ्ट से नीचे चलते हैं हम डर्मिस लेयर में, तो ये है बल्ब ऑफ फॉलिकल्स। और ये बल्ब में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है जिसको मैट्रिक्स सेल कहा जाता है, और ये न्यू हेयर्स का फॉर्मेशन करती है। ये हो गया स्ट्रक्चर। ये जो ब्लड वेसल, जैसे मैंने आपको बताया ना सबक्यूटेनियस में ब्लड वेसल्स यूज में होती है, ये देखो ये जो ब्लड वेसल्स है आपको हाइपोडर्मिस में देखने को मिल रही है, जो यहाँ से निकल रही है और फिर ऊपर तक पहुंच रही है। ठीक है, चलो तो इतना स्ट्रक्चर समझ में आया आपको हेयर फॉलिकल्स का। अब मैं और डीप इसका समझाती हूँ। हेयर फॉलिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो हेयर कलर जो है, हमारा बालों का कलर कैसा है, भूरा है, काला है, वाइट है, कैसा है, तो ये जो है डिपेंड करता है मेलेनिन पर भी। मेलेनोसाइट्स जो है इस बल्ब में होता है जो कि हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ओनली मेलानोसाइट नहीं होता है, इसके लिए आपके जीन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उम्र क्या है, जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे सफेद बाल आने लग जाते हैं, काले से रिप्लेसमेंट हो जाता है ना। हार्मोन के कारण भी हो सकता है, इन्वायरमेंट कंडीशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है हेयर कलर के लिए, लेकिन मेनली जीन एंड मेलेनोसाइट, है ना। बाकी एज तो है ही सही। तो आपका अगर न्यूट्रिशन अच्छा है, आपकी अगर हेल्थ अच्छी है, तो आपके जो है स्किन, हेयर, सारी चीजें अच्छी रहेगी, चमकती दमकती। चलो तो ये हो गया आपके हेयर के बारे में। यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी आपको हेयर शाफ्ट इसमें दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ निकला हुआ, ये है हेयर शाफ्ट, है ना, ये जो दिखाई दे रहा है। और अंदर की तरफ है हेयर फॉलिकल्स। अब ये जो हेयर फॉलिकल्स है ना, इसी से आपकी सिबेशियस ग्लैंड भी जुड़ी हुई होती है। और इसमें एक चीज और होती है जो यहाँ पर कहीं पर मुझे दिख नहीं रही है, ना इस डायग्राम में ना उस डायग्राम में, वो है इरेक्टर पिलाई। चलो मैं आपको बताती हूँ। इरेक्टर पिलाई जो कि एक मतलब मसल्स का बंडल होता है, स्मूथ मसल्स का। ये जो सेबेशियस ग्लैंड है ना, यहीं से जुड़े हुए इस तरीके से ये बंडल्स होती है इसके नीचे, ये जो कि एपिडर्मिस से और इससे कनेक्टेड होता है। तो इसको हम कहते हैं एरेक्टर पीलाई।
एरेक्टर पिलाई। और इस एरेक्टर पिलाई का काम क्या होता है पता है आपको? बताया जैसे कभी बहुत ज्यादा जैसे ठंड लगती है या फिर इमोशनल कंडीशन में भी हमारे जो गूज बम्स है वो निकल जाते हैं, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं हम। भैया बहुत ज्यादा ठंड लगी तो रोंगटे खड़े हो गए, या फिर कोई भी चीज से एकदम आप शॉक्ड हो गए तो रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं ना कि भैया मेरे तो ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वो जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, उसमें आपकी एरेक्टर पिलाई जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो एरेक्टर पिलाई जो है आपको स्मूथ मसल्स का बंडल होता है, जिसमें ये आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूज बम्स है, तो उस कंडीशन में रिस्पॉन्स देती है ना एरेक्टर पिलाई, है ना, रिस्पॉन्स टू कॉल्ड एंड इमोशनल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन, जिसके कारण क्या होता है, या लीड्स टू लिख देते हैं, जिसके कारण गूस बम्स बन जाते हैं, है ना, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसी कंडीशंस में होता है वो एरेक्टर पीलाई के कारण। चलो समझ में आया आपको? अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हेयर फॉलिकल्स के बाद आता है सेंसरी नर्व एंडिंग। सेंसरी नर्व एंडिंग के बारे में मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ कि इनका काम क्या होता है। ये सेंसरी रिसेप्टर्स डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं, चाहे टच का सेंसेशन हो, किसी भी चीज को आप छू रहे हैं तो वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, उसका सेंसेशन उसको कौन महसूस करवाता है, सेंसरी रिसेप्टर। और कैसे जाते हैं सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड्स और फिर आपके ब्रेन के पास, वहां से रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि प्रेशर, प्रेशर और पेन अलग अलग है, प्रेशर का, पेन का, टेम्परेचर का, वाइब्रेशन का। जैसे मोबाइल का वाइब्रेशन होता है ना, उसी तरीके से किसी भी चीज का जैसे वाइब्रेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, कंपन हो रही है आपकी बॉडी, तो उसका वाइब्रेशन का, इन सब का सेंसेशन जो है वो सेंसरी रिसेप्टर रिसीव करते हैं। फिर आता है नर्व इम्पल्सेस जनरेटेड इन द सेंसरी रिसेप्टर्स, वही चीज जो मैंने आपको बताई, नर्व इम्पल्सेस जनरेटेड इन द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द डर्मिस, है ना, जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं डर्मिस में। ये क्या लिखा है भैया, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं डर्मिस में, तो वो क्या करते हैं, इस नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं टू द स्पाइनल कोड बाय नर्व एंडिंग के थ्रू, यानी कि सेंसरी नर्व के थ्रू। और फ्रॉम दिस इम्पल्सेस आर कंडक्टेड टू द सेंसरी एरिया ऑफ द सेरेब्रम वेयर द सेंसेशन आर प्रीसिप्स। इसको अभी छोड़ो, ये आपको समझ में नहीं आ गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो वही चीज मैंने आपको बताई ना, वो आपको याद रखनी है कि नर्व एंडिंग के थ्रू जो है ये आपके ब्रेन तक पहुंचता है वाया स्पाइनल कोड्स। चलो, तो ये है सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि आपको सेंसेशन महसूस करवाते हैं, चाहे वो पेन का हो रहा हो, चाहे वो आपको सॉफ्ट का, हार्ड का हो रहा है, चाहे आप दर्द का हो रहा है, चाहे कोल्ड का हो रहा है, चाहे हीट का हो रहा है, इन सभी का सेंसेशन। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं, कुछ सेल्स है, कार्पसल्स है, जैसे कि मैजनरी कार्पसल्स है, तो जो कि फिंगर टिप्स पे, लिप्स पे और निपल्स पर होती है। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि भैया मैजनरी कार्पसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो वो है फिंगर टिप्स, लिप्स और निपल्स पर, जो कि टच का एंड लाइट वाइब्रेशन, हल्का वाइब्रेशन का सेंसेशन डिटेक्ट करती है। फिर उसके बाद आता है पैशिनियन कार्पसल्स, ये पाम, सॉल्स और जॉइंट्स पर प्रेजेंट होती है। और ये किस चीज का मतलब आपको सेंसेशन देती है या डिटेक्ट करती है, डीप प्रेशर का या फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, मतलब कि ज्यादा तेजी वाला वाइब्रेशन। लाइट वाइब्रेशन कौन डिटेक्ट कर रहा है, मैजनरी कार्पेसल। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कौन डिटेक्ट कर रहा है, पेनिसन कार्पेसल्स। रफीनी एडिक्स जो है ये जॉइंट्स में, टेंडर्स में प्रेजेंट होती है, इनको हम बल्बस कार्पसल्स भी कहते हैं। ये और इसके यहाँ पर आएगा, है ना, बल्बस कार्पसल्स भी कहते हैं। जैसे हमारी स्किन स्ट्रेच हो रही है, खिंचा रही है, जैसे जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स में खिंचाव हो रहा है यहाँ पर, तो जो स्ट्रेच का, जैसे किसी चीज पर हमने रखा हुआ है, इस तरीके से हम स्किन को कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेच है ना, उसका सेंसेशन रफिनी एंडेक्स देती है। कोल्ड एंड वार्म रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो कि ठंडी एंड गर्म का आपको सेंसेशन डिटेक्ट करके बताते हैं। पेन के लिए यहाँ पर आते हैं आपके नोसिसेप्टर रिसेप्टर। तो ये जो नोसिसेप्टर रिसेप्टर्स होते हैं ये पेन को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं भैया, पेन को। आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है तो उसके डिटेक्शन के लिए ये यहाँ पर नोसिसेप्टर रिसेप्टर्स जो है प्रेजेंट होते हैं।
समझ में आया? सभी को क्लियर है? तो ये सारे रिसेप्टर्स नर्व एंडिंग्स मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले आती है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, पसीने को आपके बॉडी पर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, पसीना निकल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना निकल रहा है, एकदम से किसी चीज से डर जाते हैं तो भी पसीना, या किसी चीज से जो शॉक हो जाते हैं ना भैया, एकदम से सांप आ गया आपके सामने, डर गए, तो पसीना पसीना हो जाता है ना? तो पसीना जो निकल रहा है वो आपकी बॉडी में कहाँ से आ रहा है? डर्मिस लेयर में जो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है उससे आ रहा है, जिसमें यहाँ पर कोई और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बाहर पसीना फूक रही है, देखो, है ना? तो ये ट्यूब है और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से होता है। तो स्वेट ग्लैंड्स मोस्ट न्यूमेरिन इन द पाम ऑफ द हैंड्स एंड सॉल्स, जैसे कि आपको हथेलियों में पसीना ज्यादा होता है, जो आपके फुट का सॉल है वहां पर पसीना ज्यादा होता है, तो उन एरियाज में सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ इसको करेक्शन कर लेना, पाम ऑफ द हैंड्स एंड सॉल्स ऑफ द फुट, ठीक है, इसको हटा देना। एक्जिला, है ना, आपका जो एक्जिला वाला पार्ट होता है वहां पर, ग्रोइन वाला पार्ट होता है वहां पर, उन जगह पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ग्रोइन्स वाले एरिया। देखो, स्वीट ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द डर्मिस, प्रोड्यूस स्वीट एंड हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना, स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाना या हाइड्रेट रखना। तो आपकी जो स्वेट ग्लैंड है वो एंडोक्राइन नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जैसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन को प्रोडक्शन करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि किसी न किसी चीज का सिक्रीशन कर रही है। तो स्वेट ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है स्किन की। इसका काम होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, बहुत ज्यादा जैसे गर्मी लग रही है तो ये पसीने को बाहर निकालती है और आपके अंदर की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है ना? उसके अलावा टॉक्सिन का एलिमिनेशन करना, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, उनका भी आपकी बॉडी से एलिमिनेशन करती है। उसके अलावा जैसे कि आप ऐसी चीजें खाते हैं जैसे गार्लिक खाते हैं, तो उसका भी मतलब पसीने के थ्रू बाहर निकलना, क्योंकि आपको पता है ना, कभी कभी जैसे प्याज लहसुन जो लोग ज्यादा खाते हैं ना उनका पसीना ज्यादा बाजता है, इसकी वजह से मतलब स्मेल ज्यादा आती है। स्किन को हाइड्रेट रखने का काम भी आपके स्वेट ग्लैंड का होता है। समझ में आया? तो ये रही आपकी स्वेट ग्लैंड्स जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्वेट ग्लैंड है ना वो दो टाइप्स की होती है। जैसे यहाँ जो बताई हुई है वो है एक्राइन, एक होती है एपोक्राइन, ये जो इक्राइन स्वेट ग्लैंड बताई हुई है, एक होती है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। दोनों के बारे में यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ तो आपको पता चल ही गया है इमेज में, है ना? ये आपका यहाँ पर इंट्रासेल्युलर लिपिड्स है। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से, जिसमें ये लैंगरहैंस सेल्स वगैरह सब प्रेजेंट है, ये किसमें है? आपकी एपिडर्मिस लेयर में। चलो मैं आपको यहाँ बताती हूँ टू टाइप्स ऑफ क्राइन ग्लैंड्स एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स। ये दो तरह की ग्लैंड्स होती है जो कि स्वेट ग्लैंड्स होती है। देखो, अभी जो मैंने जस्ट आपको बताया वो एक्राइन ग्लैंड्स थी, वैसे एपोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है। लेकिन एक्राइन ग्लैंड्स आपके हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड नहीं होती है, बट एपोक्राइन ग्लैंड्स हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होती है। दोनों के बारे में समझते हैं। देखो, एक्राइन ग्लैंड्स जो है वो होल बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी में होती है, लेकिन पाम सॉल्स और फोरहेड पर ज्यादा होती है। एक्राइन ग्लैंड्स आपको पूरी बॉडी में मोस्टली देखने को मिलेगी। पाम एरिया जहां पसीना ज्यादा होता है ना वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी, जैसे फोरहेड है, पाम आपकी हथेली पर है, आपके जो फुट है उनके सोल पर है, वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। जब अगर हम बात करें एपोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एपोक्राइन ग्लैंड्स जो है फाउंड इन द एक्सिला, यानी कि आर्मपिट एरिया में, ग्रोइन एरिया में, जेनाइटल रीजन्स में, यहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एपोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पर? एक्सिला, यानी कि एपोक्राइन्स जेनाइटल रीजन्स में होती है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो है एक्राइन ग्लैंड का, नीचे से हम देखते हैं तो कॉइल्ड होता है, ऊपर से ट्यूब के जैसा होता है। तो कॉइल्ड एरिया कहाँ पर होता है? डर्मिस में होता है ना? और ये डर्मिस टू एपिडर्मिस, थोड़ा डर्मिस में थोड़ा एपिडर्मिस में ट्यूब जैसा है। तो सिंपल कॉइल्स एंड ट्यूबुलर डक्ट्स होती है, तो डीपर में होता है कॉइल्स और डर्मिस टू एपिडर्मिस में होता है ट्यूबुलर डक्ट्स। ये थोड़ी सी लार्जर ग्लैंड्स होती है जो कि हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होती है। ये हेयर फॉलिकल्स जो आपका जा रहा है ना, इस हेयर फॉलिकल्स में अपना सिक्रीशन देती है। तो ये
फॉलिकल्स कॉइल्ड होती है और ओपन इनटू हेयर फॉलिकल्स अबाउ सेबेशियस ग्लैंड। यानी कि जो सेबेशियस ग्लैंड है वो सेबेशियस ग्लैंड भी आपका सिक्रीशन हेयर फॉलिकल्स में ही दे रही है और ऊपर की तरफ निकल रहा है वो। वैसे ही इसके अबाव में यहाँ पर इस तरीके से ये आपकी एपोक्राइन ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है, एपोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। लार्जर ग्लैंड्स होती है डक्ट कनेक्टेड टू हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। और डर्मिस डक्ट, इसमें मतलब वही जैसे कॉइल्ड भी होता है और डर्मिस में जैसे कि ये डक्ट भी होती है, कॉइल्ड भी होगा और ये दोनों चीजें होंगी। तो उसके बाद आता है यहाँ पर सिक्रीशन। सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो इसका जो सिक्रीशन है एक्राइन ग्लैंड का वेटरी होगा, ऑर्डरलेस होगा, जिसमें वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, लैक्टिक एसिड ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो ऑर्डरलेस होता है, कोई गंध इसमें नहीं होती है। और ये वेटरी होता है। इसका कंपोजिशन अगर पूछा जाए कभी कि क्या क्या इसमें होता है, तो इसमें वाटर होता है, इसमें यूरिया होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, इसमें सॉल्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। एपोक्राइन की अगर बात करें तो इसका जो पसीना है, ये जो सिक्रीट करती है वो थोड़ा सा थिक होता है, मिल्की होता है, ऑर्डर वाला होता है, गंध आती है उसमें से, है ना। वो गंध जो है वो बैक्टीरिया के कारण आती है, बैक्टीरिया जब उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके कारण आती है। ऑल्सो जैसे कि आप बहुत ज्यादा प्याज, लहसुन ये सारी चीजें खाते हैं ना, तो उसके कारण भी पसीने में बदबू आती है। फिर बात करें फंक्शन की कि फंक्शन क्या होते हैं, तो एक्राइन ग्लैंड का फंक्शन जो है वो होता है थर्मोरेगुलेशन का। पसीने को बाहर निकाल के आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। एक्सक्रीशन करना, किसका एक्सक्रीशन, जैसे मेटाबॉलिक को बाहर निकाल रहा है, वेस्ट को, यूरिया बाहर निकाल रहा है ना, NaCl वगैरह ये सारी चीजें बाहर निकल रही है। हाइड्रेशन, स्किन को मॉइस्चर रखना, स्किन का मॉइस्चराइजेशन का काम भी आपके पसीने के थ्रू होता है। फिर आती है एपोक्राइन ग्लैंड। तो एपोक्राइन ग्लैंड्स जो है इसका रोल होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड सोशल कम्युनिकेशन में। सेक्सुअल अट्रैक्शन, सोशल कम्युनिकेशन, जैसे कि इमोशनल के टाइम पर भी ये स्वेट निकलता है, जब आपको स्ट्रेस आता है तब भी ये पसीना निकलता है, जब एक्साइटमेंट होता है किसी चीज का तब भी ये पसीना आता है। ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है वो प्यूबर्टी पर ही एक्टिव होती है, प्यूबर्टी के बाद ही एक्टिव होती है ना, एक्टिव आफ्टर प्यूबर्टी। जबकि ये एक्टिव फ्रॉम बर्थ यानी कि जन्म से ही एक्टिव होती है एक्राइन ग्लैंड्स, जो कि आपकी पूरी बॉडी में है। और एपोक्राइन ग्लैंड्स आपके ग्रोइन एरिया, आपके एक्सिला एरिया में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए, तो एक्राइन और एपोक्राइन दोनों समझ में आ गई होगी आई होप। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट ग्लैंड है सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड जिसको ऑयल ग्लैंड या फिर एल्वियोलर ग्लैंड भी कहा जाता है। एल्वियोलर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे आपके एल्वियोलाई में सैक्स होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी सैक्स होते हैं इस तरीके से, है ना। ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है कुछ सिबेशियस ग्लैंड का होता है। ये जो सेबेशियस ग्लैंड है वो सेक्रेटरी इपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होती है, ओवल और ओवॉइड शेप की होती है। जैसे ये आपका हेयर फॉलिकल्स यहाँ से निकल रहा है ना, तो ये अपना सिक्रीशन इस तरीके से देती है, हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होती है। देखो, ब्रांच भी हो सकती है, एल्वियोलर ग्लैंड सिंपल भी हो सकती है। ब्रांच और एल्वियोलर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, दे सिक्रीट ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसको हम सेबम कहते हैं, इनटू द हेयर फॉलिकल्स में सिक्रीट करते हैं। एंड सम ग्लैंड सिक्रेटिंग सीबम डायरेक्टली टू द सरफेस। कुछ ग्लैंड्स जो सीबम है सिक्रेट कर रही है, जैसे इसमें जो सेल्स होती है ना, उन सेल्स के अंदर सीबम का प्रोडक्शन होता है और वह सेल बस्ट होती है, और बस्ट होने के बाद अपना सिक्रेशन बाहर निकालती है, पहले नहीं निकालती है कि बन रहा है निकल रहा है। बस्ट होगी और उसका सिक्रेशन बाहर फेंकेगी। तो ये जो सिक्रेशन बाहर निकलता है, जैसे कि ये आपका ऊपर स्किन वाली लेयर है, ये यहाँ से निकल रहा है, तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से निकल रहा है सीबम, ठीक है। तो सीबम जो है, कुछ सिबेशियस ग्लैंड अपना सिक्रेशन हेयर फॉलिकल्स को देती है, कुछ सिबेशियस ग्लैंड डायरेक्टली बाहर निकालती है। कौन कौन सी, जैसे कि लिप्स, नीपल, लेबिया माइनोरा, ग्लैंड पेनिस, इन जगह पर डायरेक्टली जो है वो सीबम बाहर निकलता है।
बाकी मोस्टली सभी में हेयर फॉलिकल्स के थ्रू ही बाहर निकलता है। समझ में आया? कहाँ कहाँ पर? लिप्स, निपल्स, लेबिया माइनोरा एंड ग्लैंड्स पेनिस। ग्लैंड्स पेनिस नहीं है, ये ग्लैंड्स पेनिस है। इस जगह पर सीबम डायरेक्टली सरफेस पर जाता है। सिबेशियस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सीबम का प्रोडक्शन करना, यानी कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखना एंड सॉफ्ट रखना, स्किन का प्रोटेक्शन करना यूवी रेडिएशन से, ड्राइनेस से और क्रैकिंग से बचाना। जैसे आप धूप में जाते हैं या फिर हवा, बहुत ज्यादा हवा चल रही है बाहर, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं ना, आपकी स्किन पूरी सूख सूख जाती है, होंठ फटने लगते हैं। बहुत ज्यादा ठंड होती है तो भी होंठ फटने लगते हैं। स्किन पूरी ड्राई हो जाती है तो खिंचाने लगती है। फिर आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, तो ये आपकी स्किन को ड्राइनेस से और क्रैकिंग से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हीट लॉस ना हो उससे भी प्रिवेंट आपके सेबेशियस ग्लैंड करती है। सीबम के अंदर क्या क्या होता है? जैसे हमने देखा कि जो स्वेट है, पसीना है, उसके अंदर क्या क्या होता है? यूरिया है भैया, लैक्टिक एसिड्स है, वाटर है, ये सारी चीजें। वैसे ही सीबम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फैटी एसिड्स होता है, ट्राइग्लिसराइड है, स्क्वालिन है, पैराफिन वैक्स है एंड स्टिरोल। ये कंपोजिशन आपके सिबेशियस ग्लैंड का होता है। सिबेशियस ग्लैंड का कंपोजिशन समझ में आया? ये याद कर लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। और फंक्शन क्या होते हैं ये भी आई होप आपको पता चल गया होगा। लेकिन जो सिबेशियस ग्लैंड है ना, वो एक्टिव कब होती है? आफ्टर प्यूबर्टी। किसके द्वारा? जो सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो लिख लो भैया, एक्टिव आफ्टर प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के बाद एक्टिव होती है, जो आपके सेक्स हार्मोन होते हैं उनके थ्रू। सेक्स हार्मोन, बाय सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब के बाद में, इनके द्वारा जो है यहाँ पर प्यूबर्टी के बाद इन हार्मोन से सिबेशियस ग्लैंड एक्टिव होती है और फिर ये सीबम का प्रोडक्शन करती है। बहुत ज्यादा ऑयल अगर प्रोड्यूस हो रहा है आपकी स्किन पर, तो एक्नी की जो है प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। बाकी इसका अच्छा काम तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। एक बार मैं इसकी इमेज भी आपको बताना चाहूंगी, जो कि ऊपर निकल गई है। तो यहाँ से आप सिबेशियस ग्लैंड को देख सकते हैं जी। सिबेशियस ग्लैंड ये रही, ये जो दिखाई दे रही है ना, देखो मैंने बताया है कि ये वाली ग्लैंड्स, यानी कि कुछ सिबेशियस ग्लैंड या मोस्ट ऑफ सिबेशियस ग्लैंड जो है, वो इस हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होती है और अपना सेक्रेशन इसको देती है और ये इसको सेक्रेशन को बाहर फेंकती है। लेकिन कुछ सिबेशियस ग्लैंड डायरेक्टली जो है वो बाहर फेंकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निपल्स है, ग्लांस पेनिस है, इन एरियाज में डायरेक्टली लिप्स है, वहां से डायरेक्टली बाहर निकल रहा है सेबम। ठीक है, ये आपको एल्वियोलाई के जैसा दिख रहा है ना, सैक लाइक, इस तरीके से। ये है सिबेशियस ग्लैंड जो कि सेबम का प्रोडक्शन करती है, ऑयल का प्रोडक्शन करती है। कहाँ पर होती है? डर्मिस वाले एरिया में, है ना। ये सारी चीजें डर्मिस वाले एरिया की है। एंड आपकी सिबेशियस ग्लैंड हो गई, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हो गई, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हो गई, हेयर फॉलिकल्स हो गए, ये सारी चीजें आपकी इसी में होती है, डर्मिस लेयर में। अब आपके सिबेशियस ग्लैंड के बाद बारी आती है नेल्स की, नाखून की। क्योंकि नाखून भी कहीं ना कहीं आपकी स्किन से ही जुड़े हुए हैं, है ना, आपके स्किन से जुड़े हुए हैं बाहर से, और इसमें भी कैराटीन प्रेजेंट है, तो ये इसमें पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। तो नेल्स क्या है? आर हार्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द फिंगर एंड टोज, और इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना आपके फिंगर्स और अंगूठे पर। ये जो नेल्स प्रेजेंट है, जो कि स्किन से कनेक्टेड होते हैं, कैरेटीन के प्रेजेंट मतलब से बने हुए होते हैं। तो मेडअप ऑफ कैरेटीन, यानी कि हेयर, स्किन, ये सारे चीजें जो है आपके कैरेटीन से मिलकर बनी हुई है, कैरेटीन प्रोटीन्स है। नेल्स जो है स्किन का अपेंडेजेस होता है जो बाहर निकला हुआ है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि यहाँ देखो, सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये ऊपर बाहर
पर ये प्लेट्स है जिनको आप नेल प्लेट कहते हैं। ये जो नेल प्लेट है जो कि विजिबल एरिया होता है बाहर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, केराटिन का बना हुआ होता है। और इस नेल प्लेट के अंदर डीप में अगर आप देखेंगे ना, अंदर की तरफ आपका यहाँ पर होता है नेल बेड, जिसको आप नेल बेड कहते हैं इस प्लेट के अंदर, है ना। नेल बेड होता है नेल प्लेट के अंदर। फिर यहाँ पर ये जो आपको, एक मिनट, यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना इस तरीके का स्ट्रक्चर आपकी नाखून में, जैसे ये नाखून है और यहाँ पर ये जो एरिया होता है ना क्रीसेंट शेप का, इस क्रीसेंट शेप को एरिया को कहा जाता है ल्यूनुले, है ना, ल्यून्यू। तो ल्यूनुले का काम क्या होता है, ये जो आपको बेस में दिखाई दे रहा है नेल के, इस नेल के बेस में ये जो क्रीसेंट शेप का ल्यूनुले होता है, इस ल्यूनुले में क्या होता है कि मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इसके नीचे, मतलब इसका जो सेंटर है ना वहां पर, और उस मैट्रिक्स में सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि इस नेल्स को बनाती है, नेल की सेल्स को बनाती है। तो ये ग्रोविंग एरिया होता है। ल्यूनुले क्या है, ग्रोविंग एरिया ऑफ नेल, ग्रोविंग एरिया ऑफ नेल, है ना। और ये जो आपको नेल प्लेट दिखाई दे रही है, नेल प्लेट के नीचे जो आपको सॉफ्ट टिश्यू दिखाई दे रहा है ना, उसको नेल बेड कहा जाता है। और नेल बेड में ब्लड वेसल्स होती है जो कि इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है आपके नेल प्लेट को और इनको, है ना। तो क्यूटिकल की अगर हम बात करें तो क्यूटिकल क्या है, देखो आपकी जो नेल है उसमें साइड में आपको एक लेयर्स दिखाई देती है स्किन के, इधर साइड में आप पूरा चलेंगे ना तो स्किन की लेयर्स होती है जिसको क्यूटिकल्स कहा जाता है। ये बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है ना, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है ताकि वो अंदर की तरफ ना चले जाए, मैट्रिक्स में ना चले जाए, ताकि इन्फेक्शन हो जाता है नाखून में। कई सारे हमने ऐसी कंडीशंस देखी है जैसे नेल इन्फेक्शन में कि आपके नाखून स्पून शेप के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, पस भर जाता है ना, वो फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना नेल बेड, देखो ये रहा यहाँ पर नेल बेड जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है आपके मैट्रिक्स को, ठीक है। चलिए नेल फंक्शन की हम बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ना, फिंगर टिप्स इन सबको, फिंगर टिप्स स्टोर्स, क्या क्या लिखा है भैया, आज तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रही है ना। आपके फिंगर टिप्स को, इन सभी को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। टोस को, फिंगर प्रिंट, फिंगर टिप्स को, इन सभी को। ग्रिपिंग एंड प्रेसिजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज है पकड़ रहे हैं आप उसको, तो उसको पकड़ने में मदद करना, जैसे मोबाइल चलाते हैं, प्रेसिजन का मतलब हल्का फुल्का मूवमेंट में हेल्प करना, मोबाइल चला रहे हैं तो नाखून से उसमें हेल्प करते हैं, है ना। फिर आता है हेल्थ इंडिकेटर्स, ये एक हेल्थ इंडिकेटर का काम भी करते हैं नाखून, जैसे कि नाखून पीले हो गए हैं, जॉइंटिस हो गया, तो उस कंडीशन में नाखून पीले दिखाई दे रहे, तो आपको पता चल रहा है कि नाखून को देख करके जॉइंटिस हो सकता है। एक फंगल इन्फेक्शन भी होता है, उसमें भी नाखून आपको पीले देखने को मिलते हैं। एनीमिया, जैसे एनीमिया हो गया है किसी को तो नेल जो है वो कैसे आपको पैल दिखाई देते हैं, है ना, नाखून जैसे पैल पैल से, जैसे अभी रेडिश नाखून दिखाई दे रहे हैं आपको क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन वगैरह सब अच्छा है। हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो नाखून आपके पैल देखने को मिलते हैं। नेल्स डिसऑर्डर्स में कुछ यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जैसे कि ऑन्कोमाइकोसिस जो कि फंगल इन्फेक्शन है जिसमें नाखून थिक एंड येलोइश देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बात करें पैरोनचिया की तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें आपके क्यूटिकल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो क्यूटिकल्स वाला एरिया होता है ना यहाँ पर, इसमें इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, आपके नेल जो है इसमें फोल्डेड हो जाते हैं। काइलॉन्चिया की अगर हम बात करें तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको देखने को मिलेगा। क्लबिंग की अगर हम बात करें तो ये क्रॉनिक लंग्स एंड हार्ट डिसीज को इंडिकेट करता है, जिसमें राउंडेड और बल्बस आपके नाखून देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आपको नेल की देखने को मिलती है जिसमें आपको नेल डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, है ना। और ये जो आपको यहाँ पर मैंने बताया ना कॉइल कॉइलॉन्शिया, कॉइलेंशिया जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण होता है, इसमें आपके नाखून जो है वो स्पून शेप के देखने को मिलेंगे। कैसे, स्पून शेप के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी नेल्स के बारे में भी, नेल की एनाटॉमी भी हमने जान ली। अब लास्ट में आपको जो बताने वाली थी वो है एरिया ऑफ स्किन। तो स्किन का जो एरिया है जो कि मैं आपको अभी बता रही थी स्टार्टिंग में कि कितना सरफेस एरिया होता है स्किन का, 1.5 टू 2 मीटर स्क्वायर जो है आपके स्किन का सरफेस एरिया होता है। तो स्किन के सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझो कि आपकी स्किन को डिवाइड किया गया है, जो रूल ऑफ 9 होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति
जल गया है ना, बर्न है, उसका पूरा स्किन बर्न हो गया है। तो बर्निंग के बाद में जो मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे भैया? कोई स्केल से नापने बैठेंगे नहीं कि भैया स्केल से नाप लो, इतना एरिया जो है वो जला है, इतना एरिया जला है। तो ऐसे नहीं नापा जाता है कि आपके इस पार्ट में कितना परसेंट स्किन प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके हेड की और नेक की, तो ये टोटल कितना 10% है। जैसे आपका हेड और नेक जो है वो बर्न हुआ है, तो 10% एरिया बर्न हुआ है, इस तरीके से काउंट किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें हाथ की, तो ये इसमें 9% स्किन है ना। इधर हम बात करें तो दोनों हाथ की मिलाकर 9 दूनी 18। तो आपके हेड एंड नेक में अगर हम देखें, हेड एंड नेक में तो कितना परसेंट हो गया? 10%, है ना। फिर हम बात करें आपके हैंड की, तो आपके आर्म लिख लेते हैं हैंड की जगह। आर्म में कितनी हो? टोटल 18% हो गई, है ना। लेग की अगर बात करें तो लेग में टोटल जो है वो 18 दूनी 36% हो गई। 18 इसमें और 18 इसमें, लेफ्ट राइट दोनों की। फिर हम बात करें आपके एब्डोमिनल वाले एरिया की, एब्डोमेन वाली एरिया की, तो एब्डोमेन में 18% आपका फ्रंट हो जाएगा, 18% आपका बैक हो जाएगा। तो 18 दूनी 36% फ्रंट और बैक दोनों आपके हो जाएंगे। तो यह कितना लिखा मैंने? 18 और 18 36% लिखो, 36%, ठीक है। और जो आपका ग्रोइन एरिया है उसमें होती है 1%, यहाँ पर इस एरिया में होता है 1%। तो ये टोटल आपका यहाँ पर स्किन का एरिया हो गया। अब जैसे अगर आप देखेंगे ना कि कितना एरिया बर्न हुआ है, तो वो देखा जाता है, ये एडल्ट का है। फिर अगर हम चाइल्ड के देखेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एडल्ट में अगर आप देख रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि इस व्यक्ति के जो है यहाँ पर ये पूरे पूरे पैर जो है वो जल गए, तो 36% जो है एरिया बर्न हुआ है। इस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। तो ये है एरिया ऑफ स्किन। समझ में आया? डन, क्लियर है। अब लास्ट में आपको सुपरफिशियली एक बार फंक्शन बता देती हूँ स्किन के। स्किन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, है ना। स्किन फंक्शन जो कि अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। स्किन के क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन का। किससे प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना माइक्रोब से, यूवी रेडिएशन से, इन सभी से प्रोटेक्शन कर प्रोवाइड करवाती है स्किन आपकी बॉडी को, वाटर प्रूफ भी बनाती है। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर आता है थर्मो रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। थर्मो रेगुलेशन में जैसे कि आपके पसीना तो पसीना जो है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ना। बहुत ज्यादा जैसे गर्मी अंदर है तो वो बाहर निकाल देता है। जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स है, वेसो डायलेशन, वेसो कॉन्ट्रैक्शन, इनके द्वारा भी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस चीज का हो रहा है? एक्सक्रीशन हो रहा है जैसे कि यूरिया का एक्सक्रीशन मैंने आपको बताया, है ना। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकाला जा रहा है, जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकाला जा रहा है आपकी बॉडी से, है ना। बाकी जैसे कि ऐसे स्पाइसेस चीजें जो आप खाते हैं, जैसे मैंने आपको गार्लिक बताया था, जैसे आप प्याज वगैरह ये चीजें खाते हैं, तो उनसे उनको भी आपके बॉडी से बाहर निकालना। एक्सक्रीशन हो गया, थर्मो रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है स्टोरेज। किसका स्टोरेज? एनर्जी का स्टोरेज। कौन करता है एनर्जी का स्टोरेज? है ना, एनर्जी का स्टोरेज आपकी हाइपोडर्मिस करती है, और इंसुलेटर की तरह भी काम करती है एज अ नेचुरल इंसुलेटर्स, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या फंक्शन है आपके स्किन के? स्किन आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखती है। तो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, है ना। तो हाइड्रेशन में आप ये भी लिख सकते हैं प्रिवेंट वाटर लॉस, है ना, वाटर लॉस से बचाना, मॉइस्चराइज रखना आपके बॉडी को। उसके अलावा सेंसेशन। सेंसेशन किस चीज का? सेंसेशन, टच का सेंसेशन, टेम्परेचर का सेंसेशन, कोल्ड का सेंसेशन, हीट का सेंसेशन। ये सारा सेंसेशन जो है आपकी स्किन देती है, किसके थ्रू? रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। ये हो गया भैया सेंसेशन। उसके अलावा यहाँ पर लास्ट बचता है विटामिन डी का सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो आपकी स्किन जब किसके कांटेक्ट में आती है? जब सन के कांटेक्ट में आती है, तो उसके थ्रू
सनलाइट के थ्रू ये जो विटामिन डी का प्रोडक्शन हो रहा है ना, ये विटामिन डी जो है वो यूज होता है कैल्शियम और फास्फोरस के साथ, जो कि आपके बॉन के लिए ज़रूरी होता है, बॉन के मेंटेनेंस के लिए, बॉन के फॉर्मेशन के लिए, इन सभी के लिए ज़रूरी होता है ना? तो विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए भी आपकी स्किन जो है मतलब काम करती है, ठीक है? तो ये सारे रोल आपकी स्किन के होते हैं, और भी बहुत सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं पहले, इम्यून रिस्पॉन्स देना, जो कि प्रोटेक्शन में आपके आ ही जाता है। तो ये सारे फंक्शंस आपके स्किन के होते हैं। सो ये हो गया ऑल अबाउट इंटेगोमेट्री सिस्टम या फिर स्किन, जिसमें हमने स्किन के स्ट्रक्चर, लेयर्स, फंक्शन, हर चीज को डिस्कस कर लिया। इसमें से आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।